हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। डियर एस्पायरेंट्स, मैं हूं उस्मान अता और इंग्लिश गुरु अता में आपका स्वागत है। गाइस, जैसा कि हमने नरेशन का सेशन उठाया है, नरेशन का एक पार्ट आ चुका है, तो आज हम बात करेंगे नरेशन के पार्ट नंबर सेकंड की। ठीक है, मैं ग्रेजुअली जा रहा हूं बेसिक से हाई लेवल की तरफ, ताकि आपको वो किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर आप किसी एकेडमिक सेशन के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आ सके। आई होप पार्ट वन आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर और फर्दर क्वेरीज़ के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, तो आप वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज की स्पेशल चीज़ है, वो पहली चीज़ क्या है, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। गाइस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होता क्या है। यानी कि ऐसे कोई भी सेंटेंस जिन सेंटेंसेस के अंदर किसी को कोई हुक्म दिया जा रहा हो, या रिक्वेस्ट की जा रही हो, या एडवाइस दी जा रही हो, या कोई सजेशन दी जा रही हो, या किसी चीज़ से मना किया जा रहा हो, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर मैंने आपको कहा था, जब हम नरेशन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हम चेंज करते हैं वो है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इससे भी पहले हम क्या करते हैं, एक चीज़ हम देखते हैं सेंटेंस। पहले हम देखते हैं कि जो हमें डायरेक्ट में सेंटेंस गिवन है वो किस फॉर्म में है, कौन से टेंस में है, या कौन सा सेंटेंस है वो। क्योंकि जो सेंटेंस होगा तो अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। सिंपल सेंटेंस होगा तो सेड या टोल्ड में चेंज होगा, ठीक है ना। इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट में, कमांड में, एडवाइस में, सजेशन में, फॉरवर्ड में। या फिर इंटेरोगेटिव होगा तो आस्क में, डिमांड में, इंक्वायर में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पहला काम क्या होता है, हमें देखना होता है कि सेंटेंस जो है वो कौन सा है, राइट। ओके, देन हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाता है ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, कमांड में, एडवाइस में, सजेशन में, फॉरवर्ड में, वगैरह 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 वगैरह, ठीक। जैसा कि आपको सेंटेंस के अंदर इमोशन एक्सप्रेस किया गया हो, यानी कि जैसी फीलिंग सेंटेंस के अंदर दी हो, तो है ना, वो उन चीज़ों में आपका यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में सर कॉमास को क्या करते हैं, तो डियर इन्वर्टेड कॉमास को हम जब रिमूव करते हैं तो टू का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो आपको ये रूल याद रखना है कि टू का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक और रीज़न भी बता देता हूँ मैं आपको। कोई भी सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होता है, जिसको हम वर्बियल सेंटेंस भी बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होता है डायरेक्ट में, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके रिमूव करने से हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम टू लाते हैं, ठीक है। याद रखना, अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस टू हटाना है, सपोज़ आपको कहीं पर नहीं पता चल रहा है यार ये टू है या कुछ और है, या यहाँ पर इम्पेरेटिव है, या यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो आपको फोकस करना है वर्ब पे, ठीक। आपको क्लोज एंडेड पे फोकस करना है ज़्यादातर, ठीक है, या ओपन एंडेड जो भी होगा। तो आई मीन आपको क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन नहीं, आपको देखना है वर्ब देखना है यहाँ पर। तो आपको वर्ब पे फोकस करना है। अगर आपका वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इन दैट केस आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू का इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरी एक ईजी सी ट्रिक है, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं। मिसाल के तौर पर, पोलिसमैन सेड टू कैब ड्राइवर कम आउट ऑफ योर वैन। पुलिसमैन खड़ा है, ठीक, कैब ड्राइवर ने ओवरटेकिंग करके आए सामने से, तो पुलिसमैन ने रोक लिया। तो क्या बोला, कम आउट ऑफ योर वैन, कि वैन से बाहर निकलो। जब हम इसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और दूसरी बात है वर्ब से शुरू हो रहा है। तो आपको झट से पता चल जाना चाहिए कि वर्ब से शुरू हो रहा है, इसके इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, टू चाहिए होगा, एक चीज़। उसके बाद अगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो आपका जो सेड टू है रिपोर्टिंग वो भी किस में बदलना चाहिए। अब मुझे बताओ, आपको जो पुलिसमैन है वैन वाले को बोल रहा है, कैब ड्राइवर को बोल रहा है कि जल्दी बाहर आओ। अब मुझे बताओ, क्या वो उसको विनती करेगा, जनाब बाहर आओ? नहीं ना, वो उसको ऑर्डर ही कर सकता है ना, उसको ऑर्डर करेगा। जब ऑर्डर का आपको यहाँ से सेंस, आपकी यहाँ से फीलिंग पता चल रही है कि एक ऑर्डर वाली फीलिंग है, तो आप डायरेक्ट ऑर्डर लिखोगे। अब सर हमें पता कैसे चलेगा ऑर्डर या रिक्वेस्ट होगी? तो याद रखना, रिक्वेस्ट और ऑर्डर में ये डिफरेंस है। पहली चीज़ जब आपको पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है, वो क्या है, आपको प्लीज़ गिवन होगा। क्या होगा? प्लीज़ गिवन होगा सेंटेंस के अंदर, तो आपको पता चलेगा ये रिक्वेस्ट है।
या कभी कभी आपको प्लीज़ गिवन नहीं होगा लेकिन फिर भी वो रिक्वेस्ट होती है, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल है, ठीक है ना, प्रिंसिपल है, ये बता रहा है टीचर को या फिर बोल रहा है पियान को, या बोल रहा है किसी स्टूडेंट को, कोई बात बता रहा है। तो मुझे बताओ, प्रिंसिपल पियान को कुछ बोलेगा, स्टूडेंट कुछ बोलेगा, क्या वो उसको रिक्वेस्ट करेगा या ऑर्डर करेगा? नेचुरली बात है, ऑर्डर करेगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑर्डर करेगा तो ठीक है, वो ऑर्डर आ गया। लेकिन अगर यही पियान प्रिंसिपल को कुछ बोलेगा, स्टूडेंट प्रिंसिपल को कुछ बोलेगा, ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट होगी? सर रिक्वेस्ट होगी, हो गई ना रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर पियान सेड टू प्रिंसिपल होगा ना, तो वहाँ पर मैं प्लीज़ लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि पियान प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट ही कर सकता है। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम क्या करते हैं, प्लीज़ के बिना भी हम उसको रिक्वेस्टेड लिखते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल केसेस में हमें क्या होगा, जहाँ पर आपको लगता होगा नहीं ये बंदा इसको ऑर्डर भी दे सकता है, तो वहाँ पर आपको प्लीज़ अगर नहीं मिलेगा, वो ऑर्डर ही ऑर्डर होगा। वरना वो क्या होगा, अगर प्लीज़ गिवन होगा तो रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ नहीं गिवन होगा तो वो ऑर्डर होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ पुलिसमैन ऑर्डर्ड कैब ड्राइवर। अब ऑर्डर्ड कैसे बना? पुलिसमैन सेड टू किस में बदल गया? ऑर्डर में बदल गया, तो बन गया ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर से होता था ऑर्डर बन जाता या फिर ऑर्डर्स बन जाता। यहाँ पर सेड टू है, पास्ट है, तो हमें भी यहाँ पे पास्ट चाहिए, तो क्या बन गया? पुलिसमैन ऑर्डर्ड कैब ड्राइवर। ठीक, अब टू लगा, क्यों लगा? एक तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपको मैंने कहा कि टू से हटता है। दूसरा यहाँ पर ये कम क्या है? एक वर्ब है। जब वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो इससे पहले इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करेंगे, हम लगाएंगे टू। ठीक, टू कम आउट ऑफ हिज वैन। योर का हिज बन गया, कैसे बन गया? योर इज अ सेकंड फॉर्म, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन आपको मैंने कहा था पार्ट 1 में अच्छे से कि आपको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास है? कैब ड्राइवर है, तो कैब ड्राइवर के लिए क्या आएगा? हिज आएगा ना। हिज वैन है, कम आउट ऑफ योर वैन, तो कम आउट ऑफ हिज वैन, वो उसकी वैन से उसने कहा उसको बाहर आ जाओ, तो योर का बन गया हिज। अब योर क्या है? ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो किसका ऑब्जेक्टिव चाहिए? ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा नरेशन का, पहले वो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो एकदम फाउंडेशन वो लेक्चर था। सारे रूल्स को हमने डिस्कस किया हुआ कि कौन सा पार्ट किस में बदलता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ऑफिसर सेड टू बॉय। ऑफिसर ने बॉय से कहा, क्या कहा? ओपन योर पॉकेट्स इमीडिएटली। किसी बॉय ने कुछ चुराया है, कुछ ऐसा किया है, तो ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया। ठीक, तो क्या बोला कि अपने जेब जल्दी खोलो, ओपन योर पॉकेट्स इमीडिएटली। अब ऑफिसर बॉय को क्या कर सकता है? ऑर्डर ही दे सकता है ना। अगर प्लीज़ मेंशन नहीं तो ये 100% ऑर्डर ही है, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जब ऑर्डर हो जाएगा तो सेड टू किस में बदल जाएगा? ऑफिसर ऑर्डर्ड बॉय। ठीक, ओपन है, इंपेरेटिव सेंटेंस और वर्ब से शुरू हो रहा है, ओपन है, दैट मीन्स इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करेंगे तो टू आएगा। तो क्या आएगा? ऑफिसर ऑर्डर्ड बॉय टू ओपन हिज पॉकेट्स। हिज क्यों आया? मैंने आपको दोबारा बोला कि सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? बॉय है, तो बॉय के पॉकेट है, तो किसके पॉकेट होंगे? बॉयज पॉकेट मतलब लिखेंगे, हमें प्रोनाउन यूज़ करना होता है, हम क्या लिखते हैं? हिज पॉकेट लिखते हैं। हिज पॉकेट्स इमीडिएटली। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। फॉरबिड, ठीक, फॉरबिड में चेंज हो जाते हैं। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है फॉरबिड, ठीक, या फॉरबिड में होगा। अगर से या सेज होगा तो फॉरबिड में बदल जाएगा। सेड टू होगा, पास्ट होगा तो फॉरबिड में बन जाएगा, राइट। अब फॉरबिड का मतलब होता क्या है गाइज? इसका मतलब होता है मना करना, किसी इंसान को कुछ करने से रोकना। ठीक, देखिए कैसे। Father said to his son, "Don't go out of home after evening." बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा शाम जब अंधेरा हो जाता है तो घर से बाहर मत जाया करो। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको रोक रहा है, मना कर रहा है। मना कर रहा है ना, किसी चीज़ से स्टॉप, रोक रहा है। जब हम किसी चीज़ को, इंसान को किसी चीज़ से रोकते हैं तो उसको हम किससे, यहाँ पर जब हम सेड टू को बदलते हैं, हम उसको फॉरबिड से भी बदल सकते हैं। ठीक, इसको हम प्रोहिबिट से भी बदल सकते हैं गाइस। किससे बदल सकते हैं? प्रोहिबिट से। अब दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यूज सेड टू को बदलते हैं फॉरबिड से, ठीक, और हम कभी बोलते हैं मना करना, प्रोहिबिट से भी बदलते हैं।
ठीक। अब मैं आपको समझा प्रोहिबिट वाला सेंटेंस आगे आके आपको समझाऊंगा मैं। तो इसमें जनरली आप याद रखो, कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप प्रोहिबिट यहाँ पर प्रोहिबिट आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप फॉरबिड यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, वो सब ठीक होगा। बस लिटिल बिट डिफरेंस है कि मतलब अगर कभी हम प्रोहिबिट यूज़ करेंगे तो फॉरबिड का यूज़ का मतलब कैसे करें। लिसन, तो जनरली आप देखिए मैंने क्या किया, फादर सेड टू हिज सन डोंट गो आउट ऑफ द होम एवरी इवनिंग। ठीक, तो इनडायरेक्ट में क्या बन जाएगा ये, फादर ने क्या किया, बेटे को क्या किया, फॉरबिड किया, मना किया क्या करने से, हिज सन टू गो आउट ऑफ होम आफ्टर इवनिंग। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे बोला है फादर फॉरबिड हिज सन टू गो आउट। तो बहुत सारे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो होना चाहिए नॉट टू गो आउट, यहाँ किस में तो नॉट आया ही नहीं, वो तो इसको बोले डोंट गो आउट, तो आप यहाँ पर बोले टू गो आउट, तो ये क्या है। तो ध्यान से सुनना गाइज, फॉरबिड जो वर्ड है इस वर्ड का मतलब ही है नॉट। क्या है इसका मतलब, नॉट है, इसका मतलब ही है मना करना, रोकना। ठीक, अब फॉरबिड का मतलब ही है खुद इसके अंदर नेगेटिव सेंस है, खुद इसके अंदर नेगेटिव सेंस है। तो यहाँ पर बाप ने मना कर दिया ना, किससे मना कर दिया, बाहर जाने से मना कर दिया। अगर मैं लिखूंगा नॉट टू गो आउट, वो बन जाएगा बाहर नहीं जाने से मना कर दिया। दैट मीन्स ये तो उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पर उसको मना नहीं कर रहा है। ठीक, तो हम बाप ने मना कर दिया, क्या मना कर दिया कि बेटा बाहर बाहर जाने से बाप ने मना कर दिया। अगर मैं लिखूंगा फॉरबिड हिज सन नॉट टू गो आउट ऑफ होम, तो वो क्या हो जाएगा, बाप ने बेटे को मना कर दिया बाहर नहीं जाने से। दैट मीन्स कि बेटा जा सकते हो बाहर। ठीक, तो आप दो बार नेगेटिव सेंस नहीं लगा सकते हो, मतलब यहाँ पर भी आप इसको मान लीजिए नॉट है, ठीक, और यहाँ पर भी नॉट है, तो दो बार आप नॉट नॉट नहीं लगा सकते हैं। तो फॉरबिड खुद नेगेटिव है, दैट्स वाई कि यहाँ पर आपको टू गो लिखना है डायरेक्टली। ठीक, डोंट का आ गया फॉरबिड यहाँ पे, तो गो इज अ वर्ब, तो यहाँ पर हम इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, टू आएगा, टू गो आउट ऑफ होम आफ्टर इवनिंग। आई होप ये वाला सेंस आपको समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट, राइट। देन सेम है हमारे पास, टीचर सेड, सॉरी, टीचर विल से डोंट कॉपी इन एग्जाम। अब मैंने एक सेंटेंस आपके फ्यूचर में भी ले लिया कि ज़रा इसको आप फ्यूचर में बनाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए, डोंट कॉपी इन एग्जाम, टीचर क्या कर रहा है, मना कर रहा है बेटू को, मतलब अभी करेगा, ये बताएगा। सपोज दो बच्चे बात कर रहे हैं, उसको दूसरा बोल रहा है यार कि अगर आप कॉपी करोगे तो टीचर आपको बोलेगा कि यार एग्जाम में कॉपी मत करो, ठीक है, आपको पेनलाइज कर सकता है। तो टीचर विल से क्या होगा, आपको मैंने कहा था जब विल से होगा तो से होगा या विल से होगा, वो दोनों सेम रहेंगे। मैंने आपको कहा था कुछ सेंटेंसेस में अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा तो वो चेंज नहीं होगा, राइट, वो वैसे रहेगा। ठीक, यानी अब विल से है तो इसका वुड से नहीं बन सकता है, विल से का विल से ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये फ्यूचर है, ये टाइम आया नहीं है, तो जब आएगा तो अभी आया नहीं है। दैट्स वाई कि टीचर विल से होगा तो टीचर विल, अगर यहाँ पर सिंपल सेंटेंस होता तो टीचर विल से ही रहता, लेकिन ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो दैट्स वाई यहाँ पर फॉरबिड आया। ठीक, फॉरबिड आया, फॉरबिड नहीं आया, फॉरबिड आया, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ हमें यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो टीचर विल फॉरबिड, टीचर मना करेगा किससे, टू कॉपी इन एग्जाम्स। देखो दोबारा आया, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर नॉट टू कॉपी इन एग्जाम्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टीचर ने मना किया एग्जाम में कॉपी नहीं करने से। दैट मीन्स कि आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन फॉरबिड खुद नेगेटिव है, खुद इसके अंदर नॉट छुपा हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पर दूसरा नॉट लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इनवर्टेड कॉमर्स को टू लगा के रिमूव कर देते हैं, तो आगे सेंटेंस को सेम चेंज कर देते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन हमारे सामने एडवाइस है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम एडवाइस में भी चेंज करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी को नसीहत करते हैं, एडवाइस करते हैं। देखिए कैसे, डायरेक्ट है, डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। डॉक्टर ने किससे कहा, पेशेंट से कहा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवाई वक्त पर ले लो। तो इनडायरेक्ट जब हम इसको बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर एडवाइज्ड। अब मुझे बताओ डायरेक्टली जो डॉक्टर है क्या वो पेशेंट को ऑर्डर तो नहीं करेगा ना, वो एक नसीहत करेगा, मतलब नशा मत करो, स्मोकिंग मत करो, जंक फूड मत खाओ, दवाई वक्त पर लो, ये एक एडवाइस है, एक नसीहत है। ठीक, नसीहत है। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट को एडवाइज्ड किया। अब टेक क्या है, वर्ब है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करेंगे, टू आएगा। ठीक, डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, डॉक्टर ने पेशेंट को नसीहत की कि बेटा दवाई वक्त पर ले लो। अब गाइज यहाँ पर होगा, सपोज
ऐसा केस भी होगा यहाँ पर कि सजेशन वाला केस भी होता है, उसने उसको सजेशन दी, सलाह दी। अब मुझे बताओ एडवाइस और सजेशन में डिफरेंस क्या हो सकता है? एडवाइस कब इंसान क्या दे सकता है और सजेशन कब दे सकता है? तो चलिए मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा डिफरेंस क्या है एडवाइस और सजेशन में। आपको याद रखना होगा, मानो कि एक इंसान है, उसको किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, एक को कम पता है। जिसको कम पता है ये किसको पूछेगा? ज़्यादा पता होने वाले को पूछेगा, ठीक है ना? ए को बहुत ज़्यादा पता है, बी को पता नहीं है। बी पूछेगा ए को कि जनाब यहाँ पर मैं क्या करूँ? चाहे बी की उम्र 70 ईयर्स हो और ए की उम्र 30 ईयर्स हो, फिर भी जो ये बी इसको बोलेगा, इसको ये एडवाइस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है। बी को, ए को तो ज़्यादा पता है। ए जब इसको बोलेगा बी को, चाहे इसकी एज 70 ईयर्स है, इसको ये एडवाइस देगा यहाँ पर, इस मामले में, जिस मामले में इसको ज़्यादा पता है, ठीक? जिसके मामले में इसको ज़्यादा नॉलेज है। तो ये बी इसको यहाँ पर क्या देगा? सजेशन देगा। ये इसको सजेशन दे सकता है, ए इसको क्या दे सकता है? एडवाइस दे सकता है। क्यों? यानी कि कम नॉलेज वाला है ना जो, वो ज़्यादा नॉलेज वाले को एडवाइस सजेशन दे सकता है, और जो ज़्यादा नॉलेज वाला, जिसको ज़्यादा पता है, वो कम नॉलेज वाले को एडवाइस दे सकता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है, पेशेंट चाहे हमारा दादाजी या दादी माँ क्यों ना हो, राइट? आई होप सजेशन और एडवाइस में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। बट चलते हैं एक सेंटेंस और हमें आपको क्या पता चलेगा, ताकि एग्जाम्पल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मदर सेज हेल्प पुअर एंड हेल्पलेस। कह रही कि माँ कहते हैं कि गरीब और लाचार जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी मदद करो, है ना? उनकी मदद करो। तो मदर एडवाइज्ड, मदर क्या कर रही है? नसीहत दे रही है। क्या कर रही है? टू हेल्प पुअर एंड हेल्पलेस। मदर ने नसीहत की, एडवाइजेज, मदर नसीहत करती है। देखो गाइस, मदर सेज है, ठीक है ना? प्रेजेंट में है बिल्कुल ये। तो ये भी हो जाएगा क्या? एडवाइसेज हो जाएगा, एडवाइज्ड नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेड टू होता तो एडवाइज्ड बनता है, ये सेज तो बन गया एडवाइसेज। मदर एडवाइजेज टू हेल्प पुअर एंड हेल्पलेस। सिंपल है गाइस। आई होप ये वाला सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। देन इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमें रिक्वेस्ट भी आ जाती है, तो हम रिक्वेस्ट के भी एक दो सेंटेंसेस देख लेंगे, ताकि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई यानी कि प्रॉब्लम ना रहे। ओके, डायरेक्ट स्पीच में क्या है? मैन सेड एट रेलवे स्टेशन, ठीक, प्लीज़ हेल्प मी टू लिफ्ट माई लगेज। रेलवे स्टेशन में एक इंसान ने कहा क्या? मेहरबानी करके मुझे इस लगेज को उठाने में मदद करो। तो ओबियसली बात है, सीधा प्लीज़ है तो ये रिक्वेस्ट में ही बदल जाएगा। तो सेड है तो दैट मीन्स पास्ट बन जाएगा, रिक्वेस्टेड बन जाएगा। तो मैन रिक्वेस्टेड एट रेलवे स्टेशन, क्या? हेल्प, है ना? मदद करो, वर्ब है तो टू आ गया। टू हेल्प हिम, मी कौन सा है? ऑब्जेक्ट है, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए। तो ये मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या है? मैन है। तो मैन के लिए ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? हिम आएगा। ही का है ना, ही का ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? हिम आएगा। टू हेल्प हिम, है ना? मी ये बोल रहे मुझे मदद करो, तो यहाँ पर ये मुझे कौन है? ये मैन है ना, यानी कि उसको मदद चाहिए, तो उसके लिए क्या आएगा? हिम आएगा ना। टू हेल्प हिम टू लिफ्ट हिज लगेज। माई दोबारा बोल रहे हैं मैन मेरे, तो हिज है वे उसके, हम बोलेंगे उसके हैं, राइट? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैन रिक्वेस्टेड अ रेलवे स्टेशन टू हेल्प हिम टू लिफ्ट हिज लगेज, राइट? कोई ज़्यादा कोई बड़ा मसला नहीं, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट रखना है माइंड यहाँ पे। अब देखिए, बेगर सेड टू शॉपकीपर गिव मी 10 रुपीज़ टू ईट बनाना। अब देखिए यहाँ पर गैस प्लीज़ नहीं है, मत है प्लीज़, लेकिन फिर भी आपको पता चल गया होगा सारे रिक्वेस्ट ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक भिखारी है बेचारा, उसको बहुत भूख लगी है, वो दुकानदार को जा रहा है, दुकानदार को क्या बोलता है? मुझे 10 रुपये दो, मैं एक केला खाऊंगा, भूख लगी है। अब जाहिर सी बात है, उसको ऑर्डर तो नहीं कर सकता है जल्दी 10 रुपये निकाल, नहीं ना, उसको वो विनती करेगा, रिक्वेस्ट ही करेगा। तो यहाँ पर प्लीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसमें सेंस छुपा हुआ है कि रिक्वेस्ट ही है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेगर रिक्वेस्टेड शॉपकीपर। टू लग गया, गिव है वर्ब है तो टू गिव हिम, मी है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बेगर है तो बेगर के लिए क्या आएगा? टू गिव हिम आएगा 10 रुपीज़ टू ईट बनाना। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? तो गाइस ऑप्टेटिव सेंटेंस है, शॉर्टली हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारे सामने ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो जब इंसान को दिल के अंदर से कोई ऐसी फीलिंग निकल के बाहर आ जाए, जैसे हम किसी को दुआ दें या किसी को हम बद्दुआ दे दें, है ना? किसी को कोई हम तमन्ना करें काश ऐसा होता है, तो सडन जो फीलिंग जो दिल से आ जाती है, जो फीलिंग हमारी, तो उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जब होते हैं गाइस, तो आपको पता है सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम चेंज करते हैं तो किस में बदलेगा? वो प्रे में बदल सकता है, कर्स में बदलेगा, विश में बदलेगा, ब्लेस में बदलेगा, राइट?
अब देखिए, अब कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे गुड नाइट अगर होगा कहीं पे, गुड बाय होगा, तो ये आपके चेंज हो जाएंगे बेड में, याद रखना। किस में चेंज हो जाएंगे? बेड में। ओके। वैसे गुड मॉर्निंग होगा, गुड आफ्टरनून होगा, गुड इवनिंग होगा, ये चेंज हो जाएंगे विश में। गाइज जो ये वाला विश है यहाँ पर और ये वाला विश है, ये डिफरेंट है। मैं आपको नीचे बताऊंगा, सेंटेंसेस में आपको दोनों का डिफरेंस समझाऊंगा। देखिए, अब पहली चीज़ यहाँ पे है, मदर सेड टू हर सन मे यू लिव लॉन्ग। माँ ने अपने बेटे से कहा कि हमेशा जीते रहो, है ना, आपकी उम्र लंबी हो। अब माँ बेटे को क्या कर रही है? दुआएं दे रही ना, कि आप जीते रहो, सदा सुखी रहो, है ना, दुआएं दे रही है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये क्या होगा? मदर प्रेड हर सन, है ना, मदर प्रेड हर सन। अब इन्वर्टेड कॉमास हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में रिमूव करते हैं तो क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं गाइस दैट। क्या लगाते हैं? दैट, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली ये क्या होता है, ये यहाँ पर सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक। अब देखिए, और दूसरी चीज़ गाइस, यहाँ पे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम कभी भी उसको क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते हैं। हमेशा इनडायरेक्ट में जब हम बनाते हैं वो हमेशा सिंपल सेंटेंस होता है, एजर्टिव सेंटेंस होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम क्या करेंगे? पहली चीज़ याद रखना, पहले हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? पहले हम इनडायरेक्ट में पहले चेंज करेंगे हम पर्सन को, याद रखना। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ये चीज़ याद रखना। पहले पर्सन को, फिर हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हुआ तो क्या आया? दैट आया। तो पहले हम किसको चेंज करेंगे? पर्सन को। तो मेक से पहले हम पर्सन को चेंज करेंगे। पर्सन कौन सा है? यू है। यू कौन सा पर्सन है गाइज? सेकंड है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? सन है, तो सन के लिए क्या आएगा? ही आएगा। वेरी इजी, राइट। तो ही मे का क्या है? मैंने आपको बोला मे का माइट बन जाएगा, तो ही माइट लिव लॉन्ग बन गया। तो क्या बन गया? मदर प्रेड हर सन दैट ही माइट लिव लॉन्ग। ओके, दूसरी एग्जाम्पल हम देख लेते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ग्रैंडफादर सेड टू मी मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इविल। ग्रैंडफादर ने मुझे कहा कि मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू, मे गॉड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इविल। तो मे गॉड लिखो, अल्लाह लिखो, ठीक है, सेम थिंग, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ग्रैंडफादर, दादाजी ने क्या किया? दुआएं दी, है ना, आपको बुरे बुरे मतलब हर बुराई से ऊपर वाला आपको बचाए। तो दादाजी ने दुआएं दी, सेड टू बदल जाएगा प्रेड में। ग्रैंडफादर प्रेड मी, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हुआ तो दैट आया। अब मैंने आपको पहले क्या कहा था? पहले चेंज आपका क्या होगा? पर्सन होगा। तो यहाँ पर जो पर्सन में क्या हमारे पास? गॉड है। अब ये गॉड है या अल्लाह है, ये सेम का सेम क्यों रहा? क्योंकि गाइज ये थर्ड पर्सन है ना, थर्ड है। तो थर्ड पर्सन का रूल क्या है? मैंने आपको कहा था थर्ड पर्सन है नो चेंज। जब चेंज नहीं होगा तो सेम की सेम चीज़ यहाँ पर गॉड लाओ, अल्लाह लाओ, यहाँ पर लिख दो आओ। तो क्या होगा? ये बन जाएगा ग्रैंडफादर प्रेड मी दैट अल्लाह, पहले पर्सन चेंज किया, फिर मे चेंज किया, मे का बन गया माइट। अल्लाह माइट प्रोटेक्ट मी। अब यू है ना, यू है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी तो मुझे कह रहा है ना, तो मी का मी रहेगा मी, ठीक। मुझे ही कह रहा है तो मी यहीं पे वही आएगा। प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इवल। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहली चीज़ कि प्रे, जब हम वो कब कब हम इसको प्रे में बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है? ओके, नेक्स्ट चीज़ हमारे सामने वो है गाइज, डायरेक्ट में रुस्तम सेड लॉन्ग लिव पर्शिया। अब गाइज रुस्तम एंड एक्चुअली रुस्तम एक पर्शिया का एक मशहूर एक सोल्जर था, बहुत बहादुर था, ठीक। तो आपने पढ़ा भी होगा अभी इसकी स्टोरी, रुस्तम एंड सहरब एक स्टोरी है इनकी। तो जो पर्शिया का एक बहुत बड़ा मतलब सोल्जर था, यहाँ पर मैंने उसका एक सेंटेंस लिया है, रुस्तम सेड लॉन्ग लिव पर्शिया, कि पर्शिया हमेशा मतलब क्या रहे? मतलब कायम रहे, हमेशा दुश्मनों से बचा रहे, कोई इसको अटैक ना करे, हमेशा सबसे ऊपर रहे। अब मुझे बताओ, जिसका भी नेशन होता है, जिसी भी कंट्री होती है, वो सब सोचते हैं कि मेरा एम्पायर, मेरा नेशन सबसे ऊपर रहे। लेकिन एक विश होती है ना, एक तमन्ना होती है, रहते तो नहीं है। इस पर अटैक भी हो जाते हैं, डाउनफॉल भी आ जाता है, मतलब कभी कभी मतलब आर्मी कूप भी हो जाता है। तो हमेशा ये लॉन्ग लिव नहीं रहता, कभी अटैक भी हो जाता है। आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड में। तो ये एक तमन्ना है, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन आपको देखना है, ये क्या है? ये एक तमन्ना कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। तो रुस्तम क्या कर रहा है? विश कर रहा है, तमन्ना कर रहा है। क्या कर रहा है? रुस्तम विश्ड दैट पर्शिया माइट लिव लॉन्ग। तो पर्शिया पहले पर्सन, हम मैंने आपको पहले कहा कि हम पर्सन चेंज करेंगे, तो आया पर्सन पहले, तो पर्शिया पहले आ गया। अब सर यहाँ पे मैं ये तो नहीं है, यहाँ पर माइट कैसे आया?
तो गाइज आपको सेंटेंस के एक्सप्रेशन से जानना चाहिए। जैसे आपको मैंने कहा था पीछे कि प्लीज़ तो वहाँ पर नहीं है लेकिन रिक्वेस्ट है वो, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, लिव लॉन्ग तमन्ना ही तो कर रहा है, काश ऐसा होता हुए रहता। तो यहाँ पर मेक की ज़रूरत नहीं है, मे लिव लॉन्ग पर्शिया भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर मे लिखा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसके पीछे हिडन है, क्योंकि दूर से देखता है कि तमन्ना ही तो कर रहा है ना, ये तमन्ना ही कर रहा है, राइट। तो ये क्या बन गया, रुस्तम विश्ड दैट पर्शिया, आया पहले पर्सन, मे का माइट बन जाएगा, ठीक है। पर्शिया माइट लिव लॉन्ग, माइट तो हमें लाना ही लाना यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि एक तमन्ना कर रहा है, विश कर रहा है कि हो सकता है कि पर्शिया हमेशा जीता रहे, राइट। देन शी सेड इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। अब देखिए यहाँ पर भी मैं नहीं है, लेकिन गाइज आपको पता लग रहा है विश है। वो क्या बोल रही है, अगर मुझे पर होते तो मैं उड़ती, राइट। अब देखिए guys, she wished that if she had wings she would fly। अब ध्यान से सुनना गाइज, यहां पर एक चीज मिसिंग है गाइज, वो है had। यहां पर आएगा she wished that if she had wings। याद रखना यहां पर she had ही नहीं है, यहां पर she had wings she would fly, ऐसा होता। अब देखिए क्यों है सर यहां पर she had क्यों आएगा, याद रखना। पहली चीज़ है ये तमन्ना कर रही है, तो ये बन गया रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया विश में। तो अब सर शी हैड क्यों आएगा, तो इसको मैं आप थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि आपको ये बहुत जगह काम आने वाला है। मिसाल के तौर पर है, हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो सेंटेंस है टेंस है वो चेंज किस में होते हैं। हमने कहा था टेंस प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल ये बदल जाएगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा ना। अब मुझे बताओ जो ये वाला सेंटेंस है इफ़ आई हैड विंग्स, ये कौन सा है। अगर आप कहेंगे सर ये हैड लगा है दैट मीन्स कि पास्ट परफेक्ट है, तो गलत है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट को हैड के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए, तो यहाँ पर जो नहीं है तो दैट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ठीक। अच्छा उसके बाद सर ये कौन सा है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आई हैव अ फोन, ओके FON, सॉरी गाइज मैंने शॉर्ट में लिखा FON फ़ोन। आई हैव अ फ़ोन, मैं कहूँगा मेरे पास एक फ़ोन है। अब मुझे बताओ आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास फ़ोन है। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो ये हैव है क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? नहीं है, क्योंकि हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। तो गाइज यहाँ पे जो हैव है प्रेजेंट परफेक्ट का कोई वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या है गाइज, तो यहाँ पर चाहे में वर्ब की थर्ड फॉर्म तब बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास यहाँ पर नहीं है, तो ये हैव क्या है फिर। तो गाइज देखो आई क्या है, सब्जेक्ट, फोन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए क्या है, आर्टिकल है, तो मेन वर्ब क्या है, हैव हमारा मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ फोन, या मैं बोलूँगा ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। अब मुझे बोलो ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर मुझे बोलो वो टीचर है। अब इसमें वर्ब क्या है, टीचर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, ए आर्टिकल है, तो इज है मेन वर्ब गाइज। उसका टीचर होना क्या है, उसका टीचर होना है काम, वर्ब है। तो ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर वर्ब की क्या है, स्टेट है, कोई काम एक्शन हो नहीं रहा है, उसका वो टीचर होना काम है। वैसे यहाँ पर मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन होना काम है। तो आई हैव अ पेन ये प्रेजेंट सिंपल है गाइज। इसी प्रेजेंट सिंपल को अगर मैं चेंज करूँगा ये पास्ट सिंपल बन जाएगा, इस हैव का बन जाएगा हैड। तो याद रखना हैड है जो हैव की सेकंड फॉर्म हैड है और थर्ड भी हैड है। तो यहाँ पर हैव को अगर मैं पास्ट सिंपल बनाऊंगा, इसी को मैं चेंज करूँगा आई हैव अ फ़ोन, ये बन जाएगा आई हैड अ फ़ोन। क्या हो जाएगा, आई हैड अ फ़ोन। तो वहाँ पर हैड क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगी और सेकंड फॉर्म बन जाएगी प्रेजेंट सिंपल में। तो वहीं पर अगर आई हैड अ फ़ोन होता मेरे पास, तो वो क्या होता हैड, वही हैड हमारे पास HAD हैड क्या बन जाता, पास्ट सिंपल सेंटेंस बन जाता। तो पास्ट सिंपल सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो सर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो अगर पास्ट सिंपल होगा गाइस, रूल हमें क्या बोलता है, तो पास्ट सिंपल को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको हम बदल देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और हम लगा देते हैं प्लस उससे पहले हैड, तो हैड प्लस V3, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अब मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर अगर मुझे पर होते, इसका होना यहाँ पर काम है, तो हैड है दैट मीन्स कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट सिंपल सेंटेंस है ये।
तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसी हैड को हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे, क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। V3 बनाना है तो हैड बन जाएगा। और दूसरा हैड कौन सा है, जब हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो एक हमें हैड भी चाहिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। एक हैड तो ये आया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वहाँ यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड है, बन गया दूसरा हैड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, शी विश्ड दैट इफ शी हैड हैड विंग्स शी वुड फ्लाई, राइट। अब वुड का गाइज वुड ही रहता है, वुड का चेंज नहीं होता, वुड का वुड ही रहता है। तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देन सेम स्टूडेंट स्टैड गुड मॉर्निंग सर, स्टूडेंट विश्ड द सर गुड मॉर्निंग। अब देखो गुड मॉर्निंग आपको मैंने कहा कि वो विश में चेंज हो गया, तो यहाँ पर ये तमन्ना नहीं गाइज, यहाँ पर ये ग्रीटिंग्स है। क्या है ये, ग्रीटिंग्स है, दूर से दिख रहा है ग्रीटिंग्स है। स्टूडेंट ने विश किया, गुड मॉर्निंग होगा, गुड इवनिंग होगा, तो गुड आफ्टरनून होगा, तो स्टूडेंट विश हो जाएगा, राइट। देन बेड है, मैंने आपको कहा था बेड है, तो बेड का यूज जब होगा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गाइज, ओके, एना सेड गुड नाइट पापा, एना बेड हिज पापा गुड नाइट। गुड नाइट बोलो सीधा, मैंने आपको पहले कहा था जो गुड नाइट होगा तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देते हैं किसमें, बेड में। तो एना बेड हिज पापा गुड नाइट। अब पापा है तो हमने हिज क्यों, सॉरी हर है यहाँ पे, हर पापा। ओके, आप यहाँ पर एना लड़के का नाम भी ले सकते हैं, हिज या हर, तो हर पापा या हिज पापा ले सकते हैं, गुड नाइट। अब पापा है, यहाँ पर हिज कहाँ से आया सर, यहाँ पर तो नहीं है, तो ऑब्वियसली बात इसको पापा बोल रही है तो इसी का पापा होगा ना, वो दुनिया के लोगों को पापा थोड़ी बोलेगी, ठीक। तो उसका पापा, दैट्स वाई कि हिज या हर पापा क्या आएगा, गुड नाइट, सिंपल ऐसे आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देन कर्स्ड है, अगर हम कर्स की बात करें कि किसको हम बद्दुआ भी दे देते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसको बद्दुआ देते हैं वो कैसे, स्ट्रेंजर सेड टू हिम मे यू डाई, स्ट्रेंजर ने किसी से कहा कि तुम मर जाओ। स्ट्रेंजर ने क्या किया, ये दूर से दिखते हैं बद्दुआ है, तो जब बद्दुआ होगी तो हम कर्स में बदल देते हैं। स्ट्रेंजर कर्स्ड हिम, इनवर्टेड कॉमर्स रिमूव दैट आया, पहले पर्सन आया ही, फिर मे हो गया माइट, तो डाई, तो क्या बन गया, स्ट्रेंजर कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई। वैसे ही दूसरी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शी सेड टू हर नीबर गो टू हेल, शी ने अपने नीबर से कहा कि जहन्नम में जाओ, भाड़ में जाओ। अब यहाँ पर आपको दूर से दिखते हैं बद्दुआ है, तो यहाँ पर मे यू गो टू हेल नहीं आया, मे भी नहीं आया। मे के अलावा भी आपको लगता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मे आएगा, हिडन है, छुपा हुआ है, तो वही क्या बन जाएगा, शी कर्स्ड हर नीबर दैट ही कौन सा पहले आएगा, यानी कि ही कौन है, नीबर है, ठीक है ना, ही नीबर है, किसको बोल रही है, गो टू हेल किसको बोल रही है, नीबर को बोल रही है ना, तो ही क्या है यहाँ पर पहले ही आएगा, ठीक, नीबर आएगा, नीबर के लिए आएगा ही, हो सकता है उसका कोई हमसाया होगा उसको बोला ही, तो मे का माइट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मे छुपा हुआ है, यहाँ पर एक क्या है, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक फीलिंग है, ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइट बन जाएगा, ही माइट गो टू हेल। तो गाइज आपको इतना सारा ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको हिडन कोई चीज़ है। गो टू हेल है, बद्दुआ है गाइज, डेफिनेटली बद्दुआ ही है, तो 100% है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ही माइट गो टू हेल, ठीक है ना। शी कर्ज हर नेबर दैट ही माइट गो टू हेल। अब यहाँ पर मे होता देन हम लगाते हैं मे यू गो टू हेल हो जाता, तो इन दैट केस क्या हो जाता है, मे यू गो टू हेल क्या बन जाता है, मे का माइट बन जाता है, यू का ही बन जाता है, ही माइट गो टू हेल। लेकिन यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हिडन है, क्यों है यहाँ पर, क्योंकि हमें रिपोर्टिंग वो भी बता रहा है कि ये अपने नीबर को बता रही है कि तू गो टू हेल, जहन्नम में जा, कौन जा जहन्नम में, हर नीबर, उसका पड़ोसी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हर नीबर है, उसका पड़ोसी ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइट गो टू हेल बन जाएगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आज के लिए काफ़ी इतना इस वाले पार्ट में, तो हमने आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। इसमें कोई भी सवाल होगा कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, तो मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो मैं आपको PDF भी लिंक में दे सकता हूँ, तो ओके, अगर कोई सवाल होगा गाइज आप पूछ सकते हैं। तो आई होप ये आपको सारा क्लियर हो गया होगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।